इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। नमस्कार साथियों, इंडियन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे जानना जरूरी है प्रोग्राम में आज हमारे बीच में मौजूद है स्त्री रोग विशेषज्ञ जो अपने चिकित्सकीय क्षेत्र में अपना एक मुकाम हासिल किए हुए। आज हमारे साथ डॉक्टर संगीता पात्रे जी मौजूद है और सबसे पहले इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्ते। संगीता मैडम, सबसे पहले तो ये चूंकि आज हमारा कार्यक्रम का नाम है जानना जरूरी है, तो सबसे पहले हम आपसे महिलाओं के संबंध में हम जानकारी लेंगे। तो मेरा पहला सवाल है कि कैसे जान पाए कि एक महिला स्वस्थ है? ये सतीश जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सबसे बेसिक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसी के लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि भाई वो हेल्दी है, स्वस्थ है कि नहीं है। तो महिलाओं के स्वास्थ्य की सबसे जो बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी तरह की किसी भी परेशानी के बारे में वो नहीं बताती हो, अपने काम के प्रति बहुत उत्सुक हो, घर के काम हो, बाहर के काम हो, उसको करने में वो खुशी महसूस कर रही हो, काम करने के लिए बहुत उत्सुक हो कि हाँ मुझे ये काम को करना है, इस काम के प्रति उसकी लगन दिखे, तथा अपनी माहवारी जो सबसे बेसिक चीज़ है जो महिलाओं को पुरुषों से अलग करती है वो उनके मासिक धर्म है। तो अपने मासिक धर्म से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं बताती हो, जैसे मासिक धर्म आने पे दर्द या ज़्यादा रक्तस्राव, ऐसी किसी भी परेशानी को नहीं बता रही है, या मासिक धर्म आने पे वो ज़्यादा आराम कर रही है, सो रही है, ऐसी कुछ भी परेशानी वो नहीं बता रही है, तो एक महिला स्वस्थ मानेंगे हम लोग। सतीश जी, आप एक और सवाल है मेरा कि हर साल एक महिला को जो या मतलब अपन टीनेजर की बात करें या वयस्क महिला की बात करें, तो एक महिला चिकित्सक को कितने बार जाना चाहिए, मतलब दिखाने के लिए या काउंसलिंग के लिए, जो भी? देखिए, ऐसे अमूमन हमको टीनेज के समय अगर हम एक महिला की या एक लड़की की लाइफ को डिवाइड करें, तो जब उसके मासिक धर्म आने शुरू होते हैं तब से शादी तक, शादी के बाद से बच्चे होने तक, और बच्चे होने के बाद से रजोनिवृत्ति यानी सरल भाषा में मेनोपॉज या मासिक धर्म आने का बंद होना। तो कोई भी बच्ची जिसका सबसे पहली बार मासिक धर्म आया है तो उसको जरूर एक बार किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, जो मोस्टली हमारे इंडियन सेटअप में गांव वगैरह में संभव नहीं हो पाता है। उस समय उनको जो बेसिक मासिक धर्म के समय आपको सुरक्षा कैसे रखनी है, अपना हाइजीन, अपना स्वास्थ्य उस समय कैसे मेंटेन करना है, प्लस आपको उन दिनों में होने वाले आपकी बॉडी के चेंजेस से अवगत कराएं। घरों में ये काम माताएं करती हैं, बट वो उस तरह से नहीं कर पाती जिस तरह से एक स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर करती है। तो मेरी सलाह है सभी छोटे बच्चियों को और उनके माता पिता को, टीचर्स को, कि जब भी कोई लड़की पहली बार मासिक धर्म अटेंड करती है उसको ज़रूर एक स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलवाएं, ताकि वो अपने शरीर में होने वाले बेसिक चेंजेस को समझ सके, उससे होने वाले किसी भी डाउट्स को उनके साथ बैठ के क्लियर कर सके। तो ये मेरा सजेशन है छोटी बच्चियों के लिए। दूसरा, विवाह के पहले बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, लड़कों में भी रहते हैं, महिलाओं में भी रहती हैं, पुरुषों में भी रहती हैं। तो उसके पहले ज़रूर आप अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलिए, वो आपको बहुत सारी जानकारियाँ देंगे। आपको कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ निरोधक, या आप प्रेगनेंसी कब चाहते हो, साथ में सहवास करने के समय होने वाले इन्फेक्शंस और उन इन्फेक्शंस से अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है, उन सब के बारे में आपकी डिटेल्ड काउंसलिंग होगी। तीसरा होता है बच्चे प्लान करना। बहुत सारे ऐसे कपल्स आते हैं हमारे पास में जिनमें स्टार्टिंग में ही प्रेगनेंसी आया और बच्चे में कोई ना कोई खराबी आ गई, जिसमें फिर वो हमसे पूछते हैं जब खराब हो जाता है तो कि भाई कारण क्या है। जब एक कपल किसी बीमारी के साथ आता है तो उसको कोरिलेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर वही एक कपल या वही एक महिला हमारे पास पहले से आएगी कि भाई मैं इस तरह की प्लानिंग करना चाह रही हूँ, मैं आगे प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रही, तो हम जो शुरुआत में, मतलब इसको और सरल भाषा में बोले तो ट्रीटमेंट के बजाय प्रोफाइलैक्सिस, रोकथाम,
रोकथाम में अपन चले तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले सतीश जी, मैं अपने सभी जितने भी कपल्स हैं, हाँ दर्शक हैं, और जितने भी कपल्स हैं जो मेरे को सुन रहे हैं, जो भी, उनको मैं जरूर बोलूंगी कि एक बार जाके स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलिए या किसी भी डॉक्टर से मिलिए, जो भी नियर बाई आपके पास डॉक्टर्स अवेलेबल है उनसे। जरूरी नहीं है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हर जगह अवेलेबल हो, अभी हम थोड़ा स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी भी पीछे हैं। तीसरा, प्रेगनेंसी, तो फिर प्रेगनेंसी के समय तो आपके रेगुलर कंसल्टेशन होते हैं, उसके लिए अपन आगे बात करेंगे। फिर मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति, जो कि हमारे इंडियन सेटअप में थोड़ा सा जल्दी होता है। हमारी भारतीय महिलाएं रजोनिवृत्ति को जल्दी पहुंचती है, 45 to 55 ईयर्स, 45 साल से लेकर 55 साल की उम्र तय की गई है इसके लिए। तो उस ड्यूरेशन में जरूर एक बार अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से मिले, क्योंकि उस समय हमको सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। और फिर से वही बात है, इलाज से पहले रोकथाम के बारे में, हाँ रोकथाम सावधानी के बारे में अपन बात कर सकते हैं। तो ये 4-5 बहुत अच्छे समय है, आप अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलिए, अपने मन के सारे डाउट्स क्लियर करिए। हम लोग तो बैठे ही हैं इसी काम के लिए। मैडम, अभी एक चीज देखने में आ रहा है, पीसीओडी एक महिलाओं की बीमारी है, लड़कियों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये पीसीओडी क्या होता है और इसका इलाज का क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, ये कहना चाहिए कि ये एक उभरती हुई समस्या है हमारे भारतीय परिवेश के लिए। तो पीसीओडी ये एक बहुत लंबे शब्द का शॉर्ट फॉर्म है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। अगर बहुत सरल भाषा में इसको समझना चाहे तो ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है। हमारी महिलाओं में जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये 4 हार्मोन्स रहते हैं सतीश जी, जो फीमेल्स में आते हैं। और पुरुषों में भी एफएसएच और एलएच, ये दोनों हार्मोन पुरुषों में भी बनते हैं, टाइप अलग होता है, ठीक है। तो इस पीसीओडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो मेनली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का होता है। और एक तीसरा हार्मोन जिसके बारे में, मतलब आई विल टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि मैं उसके बारे में आप लोग को बताऊं, थायराइड, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच या थायराइड हार्मोन हमारे शरीर के बहुत सारी क्रियाओं के लिए बहुत जरूरी हार्मोन है, इंक्लूडिंग मासिक धर्म, हमारे और बाकी हार्मोन्स को रेगुलेट करना, हमारे स्लीप साइकिल्स यानी कि हमारी निद्रा अनिद्रा को रेगुलेट करना, हमारे फूड साइकिल्स, हमारी भूख, हमारे एपेटाइट को नियंत्रित करना, कॉन्स्टिपेशन, हमारे पाचन तंत्र को नियंत्रित करना। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी हार्मोन है और इसकी कमी मध्य भारत में बहुत कॉमन है। तो ये तीसरा एक हार्मोन जो इसके लिए, पीसीओडी के लिए जिम्मेदार है, वो टीएसएच है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और पहले 2 हार्मोन्स बताए थे मैंने, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, नाम में ही कहानी छुपी है। ओवेरियन यानी कि अंडाशय, ओवरी हमारा अंडाशय, औरतों के अंडाशय शरीर के अंदर होते हैं। अंडाशय की बीमारी है। अब क्या बीमारी है? पॉली का मतलब वही सतीश जी, 1, मोनो इज 1, पॉली मीन्स मेनी, सिस्टिक, सिस्ट बन जाना। सिस्ट क्या होता है ये समझते हैं। सिस्ट छोटी छोटी गठाने होती हैं, बड़ी गठान को भी सिस्ट कह सकते हैं। ऐसी शरीर की कोई भी गठान जिसमें पानी भरा हो उसको हम लोग सिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब सिर्फ इन्हीं 3 शब्दों से हम समझते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, यानी कि अंडाशय पे बहुत सारे सिस्ट बन गए हैं, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। हम लोग मेडिकल में उसको क्राइटेरियाज में लेके चलते हैं, रॉटरडैम्स करके क्राइटेरिया दिया है कुछ साइंटिस्ट ने। तो 10 से ज्यादा सिस्ट है या 10 सिस्ट है दोनों ओवरी में, एक ओवरी में 10 सिस्ट है, दूसरी ओवरी में 10 सिस्ट है, 6 से 7 सिस्ट है, एक ओवरी में 6 से 7 सिस्ट है, जिनके साइज 20 mm यानी कि 2 सेंटीमीटर से कम है, then we will call it as polycystic ovarian disease। तो इसमें किस प्रकार की तकलीफ महिलाओं को तो होती है तकलीफ, हाँ। तो उससे बचने का और क्या इलाज है उसका? सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि आप एक लड़की या एक फीमेल कब समझे कि उसको पॉलीसिस्टिक है। कोई भी मासिक धर्म में अनियमितता आती है, जैसे माहवार, देखिए पहले तो समझिए कि एक नॉर्मल मासिक धर्म किस तरह से चलता है। तो एक नॉर्मल मासिक धर्म अपना किस तरह से चलता है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हर महिला को 13 to 14 ईयर्स की एज में
पहली बार मासिक धर्म की शुरुआत होती है, जिसको हम लोग मेनार्की कहते हैं। मेनार्की के बाद से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कभी भी हो सकता है, जीवन के किसी भी पड़ाव में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ छोटी बच्चियों को हो या गर्भ धारण करने की कोशिश कर रही है उन स्त्रियों को हो। एक मासिक धर्म का चक्र जो रहता है वो 28 दिन से लेकर 45 दिन तक रहता है, बट कुछ लोगों को 21 दिन का भी समय देखा है, तो 21 दिन से लेकर 45 दिन के समय को हम नॉर्मल मानते हैं। यानी कि 3 सप्ताह से लेकर 6 सप्ताह, 3 सप्ताह से लेकर 6 सप्ताह के बीच में आपका मासिक धर्म आ रहा है तो आप उसको नॉर्मल मानिए। मासिक धर्म 1 दिन से लेकर 8 दिन तक रह रहा है तो आप उसको बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल मानिए। एक मासिक धर्म में आपका लगभग 50 ml या 30 ml से लेकर 80 ml तक का खून निकल रहा है, यानी कि कप्स की भाषा में समझते हैं तो 1 कप से लेकर 3 कप तक, 30 ml से लेकर 90 ml तक मोटा मोटी, तो ये एक नॉर्मल चीज होती है। बट अगर इस चीज से कहीं पे भी डेविएशन होता है, ये नॉर्मल पैरामीटर्स है, इस नॉर्मल पैरामीटर से इधर होता है या उधर होता है, या आपका मासिक चक्र हर 15 दिन में आ जा रहा है या आपका मासिक चक्र 2 महीने में नहीं आ रहा है, तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर को दिखाइए। पीसीओडी की डायग्नोसिस डॉक्टर ही करेगा। आप सिर्फ सोच सकते हो कि मुझे मासिक धर्म में कोई परेशानी है, ये परेशानी को सोचिए और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। अपने माता पिता को इसकी जानकारी बिल्कुल देते हुए बिल्कुल, माता पिता, अधिकांश बच्ची अपने माता पिता से सारा चीज छुपाती है। हाँ। तो ये भी एक समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जिसके कारण उनको गंभीर परिणाम झेलने पड़ते हैं जी। और एक छोटा सा बात की, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में परेशानियां सिर्फ महीने के साथ साथ और भी बहुत सारी परेशानियां होती है, जैसे आपका पेट साफ नहीं होगा, वजन में बढ़ोतरी होगी, आपके पुरुषों के जैसे बाल आने लगेंगे चेहरे पर, पीछे आपको काले धब्बे लगेंगे। और पीसीओडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारी है। अगर हम लोग इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ते हुए आपको फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज की तरफ लेकर जाता है। इसके कारण भी थायराइड हो सकता है, इसलिए इसको जल्दी पकड़ के जल्दी ठीक करना। किसी भी बीमारी का नियम है, आप उसे जल्दी पकड़ें और उसको जल्दी ट्रीट करें, ठीक है। और पीसीओडी में आप बहुत सारी सावधानियां, अगेन वही बात कि इलाज से अच्छा रोकथाम, तो हम हमेशा इस चीज में भी यही है कि हम पीसीओडी का इलाज देने के बजाय पीसीओडी की रोकथाम के बारे में सोचें, समझें। जी जी। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है। अब चूंकि वक्त हो चला है ब्रेक का, हमारे सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे अभी चर्चा जारी रहेगी और जानना जरूरी आप देखते रहिए, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब से और भी प्रश्न के उत्तर आपको सुनाना है। तो ब्रेक में जाने के पहले आप बने रहे इंडियन न्यूज़ के साथ। बुलेटिन के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to Walkart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005.
प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ जानना जरूरी है प्रोग्राम में मौजूद है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता पात्रे जी। हम इनसे और सवालों के जवाब लेते हैं। मैम, हमेशा एक चीज देखने में आता है कि जो महिलाएं गर्भवती होती है जी, तो क्या क्या उनको सावधानी रखनी होती है जिससे उनका जो आने वाला जो बच्चा है स्वस्थ हो और वो भी स्वस्थ रहे, तो हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट जी 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 सतीश जी, ये सवाल भी बहुत अहम है। स्पेशली हमारे जो दूर दराज और गाँव में महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो एक नई पीढ़ी को जन्म देने वाली हैं, उनको किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे बेसिक जो बात है, जो आज भी हमारे गांव में लैकिंग है, जैसे ही आपको पता चले कि आप गर्भवती हैं, सबसे पहले आप अपने जो सबसे नियरेस्ट डॉक्टर जो अवेलेबल है, जो भी CHCs हैं, PHCs हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, सब सेंटर्स हैं, और गाँव में मितानिन्स है। प्रेगनेंसी के लिए, गर्भधारण के लिए, गर्भावस्था के लिए हमारी सरकार ने बहुत काम किया हुआ है सतीश जी, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा। हमारा ANM वर्क, हमारा मितानिन वर्क बहुत सशक्त है। तो अपनी जो भी मितानिन्स हैं, जो भी ANM है, उनसे मिलिए। और अगर आसपास में कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर है तो उनसे डेफिनेटली मिलिए। मितानिन से मिलने के बाद भी उनके साथ भी जाके आप अपनी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलिए। वो जो भी वहाँ पर उपलब्ध है, आप देखिए, सबसे इसमें जो ज़रूरी बात है समझने वाली, हर प्रेगनेंसी, हर गर्भधारण अलग होता है। हमने भी तो इतनी प्रेगनेंसीज की है, ये एक बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है जो हमारे बड़े बुजुर्ग महिलाएं और माताएं देती है। हर प्रेगनेंसी, हर एक महिला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हर एक बच्चा अपने आप में अलग है। हर एक को प्रेगनेंसी में अलग तरह का केयर चाहिए होता है, वो उनकी जो डॉक्टर है वो समझ सकती है। तो सबसे पहला है कि आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो सबसे ज़रूरी है। अपने मितानिन दीदी से मिलिए। घर में बैठ के कि हाँ 4थे महीने 5वें महीने में जाएंगी, प्लीज़, दैट्स माय रिक्वेस्ट, ऐसा मत करिए। एज सून एज जैसा आपको पता चले कि प्रेगनेंसी है, कंफर्म हुई है, मितानिन से मिलिए। जी, आप हमेशा एक चीज देखने में आता है कि हम अखबारों में या टीवी चैनलों में कि महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर का एक समस्या है, तो इस पे वो कैसे बचा जा, मतलब महिलाएं कैसे बच सकती है इस कैंसर से, थोड़ा सा विस्तार से बताने का कष्ट करें हमारे दर्शकों। जी सतीश जी, ये जो हमारी मेनोपॉज, जो मैंने आप लोग को बताया था थोड़ी देर पहले, रजोनिवृत्ति, जो 45 to 55 ईयर्स है, उस समय, उस दौरान ज़्यादा देखा जाता है ब्रेस्ट कैंसर। इंडिया में, भारतीय परिवेश में पहले सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर ज़्यादा देखा जाता था, बट अब ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि छाती का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ब्रेस्ट के कैंसर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में WHO के गाइडलाइंस है सतीश जी। आप अगर नेशनल टीवी देखें, जो हमारा DD नेशनल है, उसमें एडवर्टाइजमेंट के बीच में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में बताया जाता है। इट हार्डली टेक्स 1 मिनट एक फीमेल को अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करने के लिए। हाथ से आप अपने दोनों ब्रेस्ट को पाल्पेट करिए। अगर वहां पर कहीं पर भी आपको सूजन महसूस होती है, कहीं पर भी कोई गठान लगती है, तो तुरंत आप अपने नियर बाई डॉक्टर को कंसल्ट करिए। इसके लिए बहुत अच्छी जांच है जो नियर बाई बहुत सारे सेंटर्स पे अवेलेबल है, मैमोग्राफी जांच बोलते हैं, वो ज़रूर करवाइए। अगर आपको ब्रेस्ट में कोई समस्या नहीं है तो भी ये रिकमेंडेड है कि हर 3 से 5 साल में, 3 से 5 साल के बीच में मैमोग्राफी ऑफ दोनों ब्रेस्ट, बाइलेटरल ब्रेस्ट, ज़रूर करवाइए।
बिल्कुल वैसे ही सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के बारे में बोले तो आज भी हमारे भारतीय परिवेश में बहुत सारी बुजुर्गवार महिलाएं, बहुत सारी यंग महिलाएं जो 40-45 ईयर्स का एज अटेन करती हैं, उनमें सर्वाइकल कैंसर देखा गया है। सर्वाइकल कैंसर के लिए क्यों होता है ये? सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे रीजंस है, जैसे फैमिली हिस्ट्री है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, बच्चे को दूध नहीं पिलाया, आपके खान पान में बहुत ज्यादा घी, बटर, ये सारी चीजें हैं, ओबेसिटी यानी कि मोटापा ब्रेस्ट कैंसर के लिए जिम्मेदारी है। देखिए एक वो टाइम था जब इंडिया अंडर डेवलप्ड कंट्री में मानी जाती, अब हम धीरे धीरे डेवलपिंग होते हम डेवलप्ड कंट्री की तरफ, हमने अपना जो फूड्स हैं अपने बदले हैं, वो दाल चावल, जी बिल्कुल तरीका बदला है, बिल्कुल बदला है। वो दाल चावल से लेकर अब हम लोग पिज्जा और ब्रेड्स और बटर्स में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ी जिम्मेदारी रखता है ब्रेस्ट कैंसर के इंक्रीज्ड इंसिडेंस के लिए। हायर एज ऑफ प्रेगनेंसी भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और रही बात सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टाइप 16, टाइप 18, टाइप 31 एंड टाइप 32, इन चारों तरह के ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर का रिस्क देखा गया। अब हम बहुत जल्दी, मतलब अभी इसमें नेशनल प्रोग्राम आ गया है सतीश जी कि हम सर्वाइकल कैंसर को अर्ली डायग्नोसिस, वही वाली बात, इलाज से बेहतर रोकथाम, इसमें भी हम लोग सर्वाइकल कैंसर में इलाज से बेहतर रोकथाम पे चलेंगे। तो इलाज से बेहतर रोकथाम के लिए हमारे पास पैप स्मीयर, पैपिनिकोलाउ स्मीयर करके एक जांच होती है, जो हर 35 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को अपना पैप स्मीयर टेस्ट कराना चाहिए। कब कराना चाहिए? सेम गाइडलाइन हर 3 से 5 साल में, जो गाइडलाइन आपकी ब्रेस्ट मैमोग्राफी के लिए थी, ये नॉर्मल महिलाओं के लिए है, मतलब रूटीन टेस्टिंग है ना सतीश? तो उसका खर्चा कितना आता है? 600 रुपए से 1000 रुपए के बीच में आता है सतीश जी, बहुत इजीली अवेलेबल है। अब हमारे सरकारी सेटअप्स में भी ये होने स्टार्ट हुए, दिन निर्धारित किए गए हैं, जैसे गर्भवती महिलाओं का मेरे ख्याल से दिन सोमवार गुरुवार है, बिल्कुल वैसे ही। और गर्भवती महिलाओं को महीने की 9 तारीख को देखा जाता है सरकारी संस्थानों पर, सिर्फ गर्भवती महिला, बिल्कुल वैसे ही इन टेस्ट के लिए भी आपके नियर बाय सरकारी संस्थान में, CHCs में जाके देखिए, कोई ना कोई दिन निर्धारित होगा वहां के डॉक्टर्स की सहूलियत से। और पैप स्मीयर प्राइवेट सेटअप में भी कराते हैं, इट हार्डली कॉस्ट 600 रुपए से 900 रुपए। तो क्या अगर टेस्ट के बाद पता चल जाता है कि क्या उसको बच्चेदानी का कैंसर है, हाँ। या मतलब प्राथमिक स्टेज में पता चल जाता है? देखिए अगर बहुत इनिशियल स्टेज में है, कैंसर इज ऑल अबाउट स्टेजिंग, आपका कैंसर कहाँ फैला है, कितने दिन, कहाँ तक फैल चुका है। अगर बहुत अर्ली स्टेज में है कैंसर, या ऐसा लगता है कि इस महिला को कैंसर होने के और रिस्क हैं, तो सर्जरी 100% ट्रीटमेंट है सतीश भैया, ठीक है। कैंसर का ट्रीटमेंट इस कंडीशन में, सर्वाइकल कैंसर एज वेल एज ब्रेस्ट कैंसर, दोनों में सर्जरी यानी कि ऑपरेशन के द्वारा कैंसर वाले अंग को तथा उन जिन जगहों से फैल सकता है वहां से निकालकर उसको शरीर से बाहर कर दीजिए। पेशेंट को फॉलो अप में रखिए कि दोबारा तो नहीं हो रहा है, बस। एक डॉक्टर मैम, एक चीज देखने में आया है कि बच्चेदानी का ऑपरेशन अधिकांश जितने भी जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स है या बड़े अस्पताल है या पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें, तो वहाँ पर देखा जाता है कि अगर आपको बोल दे, जैसे पेशेंट को बोल दिया जाता है कि अरे बच्चेदानी निकालना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या बच्चेदानी निकालना ही जरूरी है कि उसका इलाज संभव है? बिल्कुल बिल्कुल सतीश जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए अगर हम भारतीय परिवेश की बात करें तो हिस्टेक्टमी बहुत कॉमनली होती है, आई एग्री, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होती है, बट हम इस पे बात करेंगे कारण क्या है आपका बच्चेदानी निकालने का। जैसे हम अभी बात किए सर्वाइकल कैंसर, अगर लगता है कि इस महिला को सर्वाइकल कैंसर है या उसके पैप स्मीयर में कुछ कैंसर जैसे सेल्स या ऐसे कुछ सेल्स दिख रहे हैं जो बाद में चल के कैंसर हो सकते हैं, तो डेफिनेटली सर्जरी इज एन ओनली इंडिकेशन, सर्जरी कराइए और इन प्रॉब्लम से मुक्ति पाइए। फिर बच्चेदानी निकालने वाली बात, क्योंकि अधिकांश आपने पिछले 2 साल पहले भी देखा होगा कि बच्चेदानी कांड, मतलब हर अखबारों में कि एक हॉस्पिटल में 10-10, 20-20 महिलाओं के बच्चेदानी, तो ऐसा क्या जरूरन आन पड़ा कि बच्चेदानी निकाला जाए? हाँ, मैं जस्ट उस पे आ ही रही थी सतीश जी कि पहले हम इंडिकेशन की बात करें, यानी कि कारण, इंडिकेशंस को सरल भाषा में कारण कहते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है रसौली, बच्चेदानी की रसौली, तो किताबों में साफ साफ लिखा है कि अगर आपको बच्चेदानी की रसौली है यानी कि फाइब्रॉइड है, और अगर आपका फैमिली लाइफ कंप्लीट हो गया है,
तो या तो आप रसौली को निकलवा लीजिए, बट कई बार सर्जरी के दौरान रसौली निकालने में, बच्चेदानी की गठान निकालने में ब्लीडिंग इतनी होती है कि हमारे पास ऑप्शन बचता है बच्चेदानी निकालने की। उसके अलावा और भी कुछ कारण होते हैं, बच्चेदानी में पॉलिप है, ठीक है, और बच्चेदानी में एडिनोमायोसिस है, और मरीज को दवा देने के बाद भी उसकी ये परेशानी ठीक नहीं हो रही है तो हमको बच्चेदानी निकालनी पड़ती है। लेकिन अगर जैसे कि मैंने कहा कि हमने पैप्समियर कराया, अगर पैप्समियर में सारे सेल्स नॉर्मल आते हैं, सोनोग्राफी में बच्चेदानी नॉर्मल आती है, और फिर भी मरीज को सिम्टम्स है, जैसे उसको माहवारी में ज्यादा रक्तस्राव हो रहा है या अत्यधिक पेन हो रहा है, तो दूसरे कारणों को भी ढूंढना चाहिए, जैसे कि इन्फेक्शन बच्चेदानी निकालने से ठीक नहीं होगा सतीश जी, वो दवाओं से ही ठीक होगा। इन्फेक्शंस के लिए भी हमारे पास में गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम उसके अकॉर्डिंग दवा दे सकते हैं। अगर मरीज को खाने वाली दवा से लाभ नहीं मिल रहा है तो इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स पे रख सकते हैं। तो बिल्कुल बच्चे हर केस में बच्चेदानी निकालना या हिस्टेक्टमी कराना जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कारण पे। लेकिन इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगी, जो परेशानी मुझे खुद फील्ड में देखने को मिलती है, हमारे अधिकांशतः पेशेंट ऐसे जगहों से आते हैं जहाँ पे उनकी शादी 16 साल 17 साल या 18 साल में कर दी जाती है। 36 साल की एक महिला आती है, उसका ऑलरेडी 18 साल का एक बच्चा है, और पेशेंट डिमांड करती है कि नहीं मुझे बच्चेदानी निकलवाना है, मैं कितनी बार आऊंगी आपके पास, मैं कितना दवाई गोली खाऊंगी, मैं खेत नहीं जा पाती, मोला पिराथे मैं यहाँ घर में सो जाता हूँ, मोर काम नहीं हुआ है। इस परिवेश में देन आप एज अ डॉक्टर आप बहुत एक दुविधा में पड़ जाते हो कि भाई मैं अपनी मरीज को राहत कैसे दिलाऊं, क्योंकि भाई इतनी मेडिकल साइंस की पढ़ाई करी है तो बेसिक कंसेप्ट तो वही था कि हमारे मरीज को हमारे ट्रीटमेंट से लाभ होना चाहिए। तो उस केस में कई बार ऐसे डिसीजंस डॉक्टर को ऑन द पार्ट ऑफ पेशेंट बेनिफिट के लिए लेना पड़ता है, बट उसके लिए मैं बोलूंगी कि आप पेशेंट के बजाय पेशेंट के घर वालों को भी बुलाइए और साथ में काउंसलिंग करिए। कई बार इस चीज से लाभ होता है, और उनको उस रिस्क के बारे में भी बताइए जो जल्दी बच्चेदानी निकालने के कारण होता है। हड्डियों में कमजोरी, हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं, महिलाओं के हड्डियों में कमजोरी आने लग जाती है अगर आप बिना कारण के बच्चेदानी निकलवाएंगे या कम उम्र में बच्चेदानी निकलवाएंगे। तो उनसे हमारी माताओं बहनों को जागरूक करेंगे तो बहुत सारे पेशेंट्स इस बात को समझ जाते हैं और वो दवाइयों से इलाज करवाने के लिए आ जाते हैं। एक गंभीर सवाल, क्योंकि अभी आपसे चर्चा हो रही है तो एक गंभीर सवाल अचानक आया कि आप देखे होंगे कि बहुत सारी बच्चियां जो पीजी में रह रही है और घर से बाहर रह के पढ़ाई कर रही, जैसा दिल्ली मेट्रो में जाके, तो मैं समझ रही हूँ जी। तो वो वहाँ पर जाके उनका एक रिलेशन बन जाता है किसी लड़के से, या तो एक दोस्ती हो जाती है और दोस्ती में गलत हो जाता है, और उसके बाद वो टेबलेट खा के उसको है ना अपना प्रेगनेंसी को हटाती है। हाँ। तो ऐसे में क्या मतलब उनको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? तो ये बहुत ज्वलन सवाल है। हर कोई मतलब पेरेंट्स से चर्चा नहीं करते, वो अपने मेडिकल जाते, दवाई लेते और उसके बाद अपना प्रेगनेंसी खत्म करते। तो ऐसे में क्या साइड इफेक्ट्स पड़ता है उन बच्चियों को, आप बताने ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है सतीश जी, जो आज मतलब हम लोग अभी डिस्कस करने का सोच रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और इसकी जो बेसिक मुझे लगता है, पहले तो अगेन वही, आप इलाज से बेहतर रोकथाम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उसमें हमारी बच्चियों को एजुकेट करना। हमारे इंडियन सेटअप में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इन बच्चियों को एजुकेट कर सके, ना स्कूल में ये सारी बातें होती हैं, ना वो अपने दोस्तों से, दोस्त तो खैर उसी एज ग्रुप के हैं, माताओं से इन बारे में बात करना भी चाहें तो मोस्टली मदर्स उनको झड़क देती है। तो ये मैं एक तरह से एक रिक्वेस्ट है हर माता से, जिनकी भी यंग लड़कियां हैं, टीनेज लड़कियां हैं जो बाहर जाके पढ़ने का है, 21 साल 22 साल की लड़कियां हैं, उनको अभी उतनी दुनियादारी के बारे में पता नहीं है कि उनके किस स्टेप्स हैं, उनको किस तरह से फिजिकल, सोशल, फाइनेंशियल, किस तीनों तरह से उनको नुकसान होने वाला है उनके थोड़े से भी गलत स्टेप्स से। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज है कि उनको एजुकेट करे। और हाँ, आप जान रहे हो कि आज के डेट में सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी इतनी बढ़ गई है, तो उनको कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि गर्भ धारण से रोकथाम के बारे में भी बताएं। अमूमन हम इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, इसीलिए वो फिजिकल रिलेशनशिप्स रखती हैं, और फिजिकल रिलेशनशिप के बाद परेशानी उनको अनवांटेड प्रेगनेंसीज, अनचाहा गर्भ जिसको कहना चाहिए, तो अनचाहे गर्भ में पड़ती हैं और इस तरह की मेडिसिन लेती हैं। क्योंकि आपने मुझसे स्पेशली पूछा कि इन मेडिसिन से नुकसान क्या है? हाँ, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान तो देखिए,
अनवांटेड मेडिसिन किसी भी टाइम ऑफ प्रेगनेंसी में नहीं ली जा सकती हैं। आप उनको ज्यादा से ज्यादा 49 डेज तक ले सकते हैं। गर्भ धारण के 49 डेज यानी कि 7 वीक्स तक, 6 वीक्स तक ही आप वो मेडिसिन ले सकते हैं। और अगर उसके ऊपर में लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा रक्तस्राव होगा, बहुत ज्यादा रक्तस्राव होगा। और इतना ज्यादा रक्तस्राव हमने देखा है कई पेशेंट्स में जो 3 ग्राम 4 ग्राम हेमोग्लोबिन लेकर आते हैं, जिनकी जान बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो सबसे पहला और जो सबसे बड़ा रिस्क है सतीश जी, वो तो जान का ही खतरा है। और कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि अपनी बच्ची को, जिसको वो पढ़ने लिखने भेजा है, वो उसका जान इस तरह से जाते हुए देखे। तो सबसे पहला तो जान का खतरा है। और अगर ये चीज हो भी गई, मतलब जो अनचाहा गर्भ था वो खराब भी हो गया, तो आगे फिर देखा गया कि इन बच्चियों में इन्फेक्शंस होते हैं और शादी के बाद इनमें इनफर्टिलिटी होती है, ट्यूब्स खराब हो जाते हैं। इनफर्टिलिटी यानी गर्भ धारण करने में होने वाली परेशानी शादी के बाद। और फिर मोस्टली ऐसे बच्चियां भटकती रह जाती हैं, इन्फेक्शंस लेके, पीआईडी लेके, बच्चादानी खराब हो जाता है, बहुत ही कम उम्र में खून की कमी होने लगती है। तो इतनी सब परेशानियां आती है और इसका एक ही सोल्यूशन है, एजुकेट देम रिगार्डिंग ऑल एस्पेक्ट्स। आप उनको सभी चीजों के बारे में बताइए, जानकारी होना जरूरी है। माता पिता को ये जरूरी है कि वो सारी जानकारी दे बच्चों को। हाँ, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है। आज के डेट पे आप अपने बच्चे को कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में भी बताइए। बस इतना ही है सतीश जी, एजुकेशन सबसे बेसिक है जी। अधिकांश देखने में आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अभी भी एक दूरियां बना के रखती है कि अपने बड़े बुजुर्गों को खुल के बात नहीं बताती। तो ऐसे जो बच्चे हैं या ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, हमारे दर्शकों को आप क्या अपील करना चाहेंगे? सीधे आप उनको अपील क्या करना चाहेंगे? देखो, आपके प्रोग्राम का टाइटल क्या है? हाँ, जानना जरूरी है। जानना जरूरी है। तो जैसे जानना जरूरी है वैसे बताना जरूरी है। आप अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे तो सोल्यूशन निकलेगा, नहीं बताएंगे, अपने तक सीमित रखेंगे तो सोल्यूशंस नहीं निकलेगा। इसलिए कुछ चीजों के लिए हेजिटेशन छोड़िए और बाहर आके बताइए। बहुत सारी पेशेंट्स आती है मेरे पास, वो शर्माएंगी और वो दे विल एक्सपेक्ट कि उनका हस्बैंड बताए, और मैं तो चुप करा देती हूँ, भाई आप बात कर सकते हो, आप बताओ। तो बीइंग अ डॉक्टर हमको भी प्रमोट करना चाहिए कि हमारा पेशेंट हमसे बात करे। और आप ग्रामीण महिलाएं जो भी मेरे को सुन रही है, या कुछ एजुकेटेड लड़कियां भी हैं जो बहुत हेजिटेट करती हैं, तो हेजिटेट मत करो। हम फीमेल्स, आप में से ही कुछ लोग हैं, आप लोगों के बीच में से ही आए हैं और आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट बने हैं। तो मोस्ट वेलकम फ्रॉम ऑल माय गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स टू ऑल द फीमेल्स अपार्ट देयर, कि आप आइए अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, अपनी समस्याएं लेकर हमसे बात करेंगे तो सोल्यूशन जरूर निकलेगा। तो आपका कहना है कि जो भी समस्या है तो पहले स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाके चर्चा करें, उसके बाद सारा उनकी जो समस्या हल होगी। डॉक्टर संगीता पात्रे जी, आपने हमारे चैनल को समय दिया, इंडियन न्यूज के ऑफिस पहुंचे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी डॉक्टर संगीता पात्रे जी, जिन्होंने कई सारी जानकारियां महिलाओं से संबंधित बीमारी की दी और उनके बचाव की दी। आप देखते रहिए हमारा जानना जरूरी है प्रोग्राम। नमस्कार।